क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम पे जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल को बीट करेंगे या फिर उनको टक्कर देने के बराबर होने वाले हैं आने वाले टाइम में? AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अपडेट हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन का क्या चीजें अपडेट हो? इतने बड़े जनपद को संभालने के लिए एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो 14 से 15 घंटा मेहनत से काम करे। रजिस्टर में पिछले 2-3 महीने का हस्ताक्षर नहीं था। हेडमास्टर और टीचर दोनों के बीच का आपसी समन्वय था। उस सेम डे हेडमास्टर और उस टीचर को दोनों को निलंबित किया। नमस्कार, मैं प्रयागी परीक्षित स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से रेडियो अड्डा पे। और आज रेडियो अड्डा में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो प्रयागराज के बहुत ही शिक्षित, कह सकते हैं हमारे BSA हैं, बोले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं, हमारे अनिल कुमार जी। और आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आने वाले टाइम पे प्रयागराज की कौन कौन सी ऐसी शिक्षा को लेकर के योजनाएं हैं या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें बदलाव करना है और हमारी शिक्षा और ज्यादा सुधरे। तो स्वागत करते हैं अनिल जी का। नमस्कार अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अड्डा। नमस्कार, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे एक अवसर दिया है अपने साथ कुछ चर्चा करने के लिए। जी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका आने का क्या मकसद था? मतलब कि बचपन से ही क्या आप शिक्षा को लेकर के आपके दिमाग में था कि मैं बड़ा होकर, बहुत से लोग चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बीइंग अ BSA, तो क्या ये कॉलेज टाइम में आपके माइंड में आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर बचपन में किसी से प्रेरणा आपको मिली इस चीज़ में? मैं बेसिकली एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। तो हमारे गांव में प्राथमिक स्कूल है जी। तो प्रारंभिक शिक्षा के रूप में जब हमने बेसिक शिक्षा को देखा तो वहाँ पे लगा कि वास्तव में बेसिक शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी देश की बहुत मजबूत आवश्यकता है और बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर इसे बेहतर किया जाए तो आगे चल करके बहुत बड़ा स्कोप होगा हमें काम करने का और हमें अपने को स्थापित करने का। तो इस लिहाज से जब इलाहाबाद में पढ़ने का अवसर मिला तो 2010 में मैं एक्चुअली इसी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मैं पहले प्रवक्ता इतिहास विषय से हुआ। अच्छा। फिर 2011 में मैं डिप्टी जेलर हुआ। लेकिन जब मैं PCS में इंटरव्यू में जब मुझे विकल्प चयन करने का हुआ तो मैं PES विकल्प इसी दृष्टिकोण से चयनित किया, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिसे हम PS कहते हैं और यहाँ पे लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने का अवसर मिलता है। और वहीं से प्रेरणा आई कि कल को मैं एक प्राथमिक विद्यालय का स्टूडेंट था और प्राथमिक विद्यालय को अपने नज़रिए से देखता था। आज मैं प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे 1832 स्कूल प्रयागराज में है बेसिक स्कूल, उनको संवारने का मुझे अवसर मिला। तो 2832 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं। इतने बच्चों के भविष्य को संवारने का अवसर मिला और यही प्रेरणा है कि मैं बेसिक शिक्षा जैसे विभाग को चुना। क्या बात। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि मतलब कि जिन टीचर्स से आपने पढ़ाई करी थी तो आज आप BSA हैं और वो टीचर्स हैं, तो कभी आपकी जब उनसे मुलाकात होती होगी तो क्या एक्सपीरियंस, उनको कैसा लगता होगा? आप तो इतनी सीनियर पोस्ट में, उनको भी नहीं पता होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट या मेरा पढ़ा हुआ बच्चा आज इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो कैसा लगता है आपको? ये तो वो हमारा गुरु ही बता सकते हैं कि जब अभी भी वो गुरु हमारे हैं, गांव में हैं। और जब मैं गांव में जाता हूं तो मिलने के बाद उनके अंदर की जो वो भावना है वो आंसुओं में कन्वर्ट होती है। और वो टीचर्स आज भी, मैं BSA होने के बाद भी अगर गाँव में जाता हूँ तो उनकी चरणों की धूल को माथे पर लगाता हूँ, उनको पैर को नमन करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा गुरु दुनिया की उस सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए तैयार कर सकता है जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज भी वो जो हमारे गुरु हैं वो इस बात के लिए अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इलाहाबाद जैसे जनपद का ऑफिसर बना है और वो भी उसी शिक्षा विभाग का ऑफिसर है जिस शिक्षा को मैंने ग्रहण कराया और शिक्षा का पा करके असफल हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु ही है जो आपको जीवन का सारा ज्ञान देता है। भगवान के साथ साथ हम कहते हैं भगवान की पूजा के साथ साथ सबसे पहले गुरु की पूजा करना। तो अनिल जी, बीइंग अ BSA और
जो मुख्य भूमिका होती है एक बेसिक शिक्षा अधिकारी की, तो वो क्या क्या मुख्य भूमिका होती है जो उनके अंतर्गत चीज़ें आती हैं? एज ए बेसिक बीएससी के रूप में जो प्रशासनिक दायित्व होता है वो मुझे लगता है कि जनपद में कम ऐसा 1-2 ऑफिसर होंगे जो इतना बड़ा दायित्व होगा, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एक 4800 ग्रेड पे के टीचर की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, नियोक्ता जिसको कहते हैं। अच्छा। वो प्रशासनिक दायित्वों के रूप में टीचर का अपॉइंटमेंट भी करता है, उसको ट्रांसफर का भी अधिकार रखता है और उसको दंड देने का भी अधिकार रहता है, दंड से मुक्त करने का भी अधिकार रखता है। और साथ ही साथ जो हमारे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालय की मान्यता देने का अधिकार रखता है। और जो भी पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स को परीक्षण करने का अधिकार, और जितने भी प्रशासनिक दायित्व हैं, चाहे वो विद्यालय के कंट्रोलिंग से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक, बच्चों के पठन पाठन से लेकर सारे प्रशासनिक दायित्वों का कंट्रोलिंग बॉडी बीएसए होता है। इस रूप में बीएसए की भूमिका ओवरऑल बहुत बड़ी होती है और उसी भूमिका में बीएसए काम करता है, जिससे कि सारे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने बेसिक शिक्षा को स्थापित करता है। तो जैसे कि अभी आप मतलब कि जो योजनाएं निकलती हैं सरकारी, तो अभी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि बच्चों को लेकर के या फिर सरकारी स्कूल को लेकर के ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? जी जी। तो कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं। जैसा कि आप अवगत हैं और आम नागरिक को भी ये जानना जरूरी है, जो हमारे अभिभावकगण हैं, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 में एक्ट बना और 2011 में उत्तर प्रदेश में भी लागू है। यह एक्ट, यह प्रोविजन, यह अधिकार देता है कि 1 वर्ष से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा जो सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये सबसे बड़ी योजना है, एक क्रांतिकारी योजना है सरकार की, कि चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हो। जैसे आपके शहर में ढेर सारे ऐसे बड़े बड़े मान्यता प्राप्त स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जिसको आप कहते हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में भी RTE एक्ट 12(1)(c) के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई भी गार्जियन जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चे को आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ा सकता है, वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। अभी 2 फेज का आवेदन हो चुका है और 12 मार्च से तीसरे फेज का आवेदन प्रारंभ है। अभी भी गार्जियंस के पास अवसर है, अगर गार्जियन चाहें कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से RT एक्ट के अंतर्गत आवेदन कर देंगे, तो जो गार्जियन जिस वार्ड में है और या जिस ग्राम सभा में है, उस जहाँ पे उसका अस्थायी निवास है, निवास से 2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी अगर मान्यता प्राप्त स्कूल है तो वो स्कूल ऑनलाइन खुद टैग हो जाएगा और जब लाइटरी सिस्टम से वो जारी होगा रिजल्ट, तो उसमें वो बच्चा टैग हो जाएगा। तो सरकार ने जो व्यवस्था दी है वो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वेंट स्कूल में अगर RTE के अंतर्गत किसी बच्चे का नामांकन हो गया तो उस गार्जियन को 5000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्या बात है। यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग, स्टेशनरी के लिए, तथा 450 रुपया प्रति माह फीस के रूप में स्कूल को सीधे उस स्कूल के खाते में ट्रांसफर होता है। तो बच्चा अगर प्री प्राइमरी में एडमिशन ले लिया है तो वह बच्चा कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगा और वह किसान, मजदूर या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिसके पास आर्थिक संसाधन की कमी है, वो अपने बच्चे को एक बेहतर और बड़े स्कूलों में भी शिक्षा देने में सफल हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो अनिल जी, जैसे कि अभी आपने बोला मान्यता प्राप्त प्राइवेट कुछ स्कूल्स हैं, तो ये जो मान्यता प्राप्त, ऐसा कौन सा डायमीटर होता है प्राइवेट स्कूल्स में जिनको जिस हिसाब से मान्यता मिलती है, तो वो क्या ऐसा पैरामीटर? वो मान्यता की जो नियमावली है उसमें एक मान्यता स्कूल के लिए अलग अलग नियम है, 2 तरह के। जो महानगर है या नगर के अंदर जो स्कूल हैं उनके लिए थोड़ी एरिया कम ली जाती है। और जो ग्रामीण एरिया में जो मान्यता प्राप्त स्कूल बनते हैं
हैं वहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा ली जाती है। जैसे कि खास करके नगरों में बहुत कास्टली जमीन होती है, तो मान्यता प्राप्त स्कूल संचालन के लिए उसमें फील्ड की छूट दी जाती है। लेकिन अगर वही विद्यालय ग्रामीण एरिया में होता है तो उस विद्यालय के पास ग्राउंड होना अनिवार्य शर्त है, तथा जितने कक्षा तक के विद्यालय संचालित किए जाने हैं उसी के हिसाब से उतने कमरे होने चाहिए। कमरे की भी लंबाई चौड़ाई होती है, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, बालक बालिका अलग अलग शौचालय होने चाहिए, और प्रिंसिपल्स रूम, स्टाफ रूम, इस तरह के ढेर सारे पैरामीटर हैं जो मान्यता की नियमावली में है। जो इन पैरामीटर्स का अनुपालन करता है उसे हम मान्यता के रूप में प्रमाण पत्र देते हैं और फिर वो अपना विद्यालय संचालित करता है। तो अनिल जी, आज के टाइम में लोग सरकारी स्कूल में ज़्यादा ना शिक्षा लेकर के प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा है, सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, और सरकारी स्कूल के टीचर्स पता नहीं कैसे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा जो लोगों का एक माइंड सेट होता चला रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी मैंने बहुत से स्कूल देखे हैं सरकारी जो एकदम अलग हो गए। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम पे जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल को बीट करेंगे, या फिर उसके बराबर, मतलब उनको टक्कर देने के बराबर होने वाले हैं आने वाले टाइम में जो हमारे सरकार जिस हिसाब से कर रही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सारे जनपदों में दो तरह के एक मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। अच्छा। एक स्कूल है मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल जो प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक का होगा। अच्छा। और एक स्कूल है मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल जो प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित होंगे। और ये दोनों स्कूल का जो ढांचागत है, जो इसका जो स्वरूप है, वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि अगर इस तरह के स्कूल अगर जनपद में बन करके तैयार हो जाएंगे तो उस स्कूल के सामने इस जनपद में बनने वाले कोई भी प्राइवेट स्कूल छोटा हो जाएगा। क्योंकि वो 3 से 4 स्टोरी का स्कूल है, उस स्कूल में स्विमिंग पूल है, ग्राउंड है, और आवासीय विद्यालय बनेगा। साथ ही साथ सरकार की जो योजना है कि उस स्कूल में वाहन होंगे जो दूरस्थ ग्रामीण एरिया के बच्चों को ले आएंगे और वहां छोड़ेंगे। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क मिलेगी, जहां इतना बड़ा स्ट्रक्चर में आधुनिक परिवेश में की शिक्षा दी जाएगी और वो भी निःशुल्क। तो कहीं न कहीं लोगों की सोच बदलेगी। जो प्राइवेट स्कूल और जो हमारे सरकारी स्कूल का बीच का जो गैपिंग है, कायाकल्प के माध्यम से ज्यादातर स्कूलों का स्वरूप बदल गया है। जैसा कि आप ग्रामीण एरिया में या अन्य एरिया में जब आप भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो 10 साल पहले जो स्कूल था, आज वो स्कूल कायाकल्प के माध्यम से स्ट्रक्चर उसका बहुत ही बदल गया। तो आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जैसी संरचना बनेगी तो निश्चित रूप से वो शिक्षा व्यवस्था की जो सोच है आम नागरिक का कि प्राइवेट की तरफ जाए या सरकारी की तरफ, तो निश्चित रूप से आम जनमानस जहां पे बिना पैसे को बेहतर शिक्षा दे सकता है, वहां 20,000 रुपये फीस दे करके जो ये ग्लैमर विद्यालय दिखाया जा रहा है वहां पे बिल्कुल नहीं जाएंगे और सोच बदलेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्वरूप बदलेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सरकार जिस हिसाब से शिक्षा की तरफ इतना अच्छा आपने बताया कि मतलब स्विमिंग पूल से लेकर के इतनी सारी फैसिलिटीज देना, वो भी निःशुल्क। बहुत बड़ी बात है। बहुत तो मतलब आने वाले टाइम में ये हम क्या उम्मीद करें कि आने वाला 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस पे क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? आने वाला टाइम का एक क्या रेशियो हो सकता है? विदिन 2 ईयर्स। विदिन 2 ईयर्स। अभी आपके जनपद प्रयागराज, ये इस धरती को हम लोग डेली सलाम करते हैं, प्रतिदिन धरती की मिट्टी को मस्तक पे लगाते हैं। इस धरती ने हमारे जैसे बहुत लोगों को कुछ न कुछ दिया है। तो इस यहाँ पे प्रयागराज में 3 ऐसे स्कूल जो सेंक्शन हो चुके हैं। अच्छा। अब वहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। आपका जमुना पार करछना में मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल, और श्रृंगवेरपुर, अच्छा, और एक शुराव ब्लॉक में। ये 3 स्कूल जो हमारे नगर के बिल्कुल पास में हैं। और ये सौभाग्य है अपने प्रयागराज का कि जैसे नगर के पास में जब इतना बड़ा स्कूल बनेंगे तो नगर में ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, और इन स्कूलों की प्रतिस्पर्धा में वह स्कूल अपने आप को स्थापित करने में और लोगों की सोच और विचार दोनों को बदलने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोला अनिल जी। बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से सरकार हमारे
लोगों के लिए इतना कुछ सोच रही है, हमें भी उनकी उन सारी चीज़ों का फ़ायदा और उन सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं पूरा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जिस हिसाब से अभी डिजिटल इंडिया हो गया, हाँ। अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, हर इंसान घर बैठे कोविड के बाद इंसान चीज़ें कर रहा है, तो जो सरकारी स्कूल में ऑनलाइन का जो क्लासेस ऑनलाइन जो आया है, आने वाले टाइम में एआई जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अपडेट हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन का क्या चीज़ें अपडेट हुई है? मतलब वहाँ पे कंप्यूटर्स और चीज़ें, वो जो पढ़ाइयाँ हैं वो सही तरीके से ऑनलाइन सही हो रही है? मैं आपके साथ साथ अन्य जो हमारे गार्जियंस हैं, अन्य पब्लिक है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जिस विभाग को हम गवर्न कर रहे हैं वो विभाग प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक का है और उसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, या वो सुन करके सीखता है, देख करके सीखता है, या टीचर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, हाव भाव, उससे वो बच्चा कुछ ज़्यादा गेन करता है। तो कक्षा 1 से या प्री प्राइमरी से 8 तक के बच्चों के लिए जो भौतिक शिक्षा की व्यवस्था है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा तभी सीखता है क्योंकि जो टीचर होता है वो टीचर तो एक ट्यूटर के रूप में भूमिका निभाता है, लेकिन जब वही टीचर किसी बच्चे के सामने रोल प्ले करता है तो वो टीचर अपनी जो पर्सनालिटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है उस बच्चे में। आने बच्चा भी उसके व्यक्तित्व से सीखता है कि इस गुरु का ये ड्रेस कोड कैसा है, पहनावा क्या है, भाषा क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है। तो जो डिजिटली शिक्षा है ये आवश्यक है वर्तमान युग में, लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए जो भौतिक शिक्षा है, किताबों के साथ टीचर के साथ जो एक दूसरे के सामने बैठ करके करते हैं, इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, जो हमारे विद्यालयों में ICT लैब या कंप्यूटर लैब या स्मार्ट क्लास का जो कंसेप्ट प्रचलन में है, जो आपकी जिज्ञासा है, तो मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो आजकल पूरी दुनिया में डिजिटल एजुकेशन का जो चल रहा है, दौर चल रहा है, इस डिजिटल एजुकेशन में कहीं न कहीं जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति से भी हम अपने बच्चों को जागरूक करें। हमारा बच्चा उस नई शिक्षा पद्धति से भी सीखेगा। दूसरा, जो शिक्षा का जो कंटेंट है, एक तरह से फिजिकली टीचर पढ़ाता है और बीच बीच में जब उसको ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना होता है तो उसके पढ़ने का तरीका बदलता है, तो उसमें शिक्षा ग्रहण करने की रुचि और बढ़ जाती है। तो मूल रूप से जो हमारा फिजिकली शिक्षा व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छा है, और समय के सापेक्ष में जहाँ पे जो बड़ी कक्षाएं हैं, बड़े बच्चे हैं, वहाँ पे डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता होती है और ऑनलाइन के माध्यम से फिर वो शिक्षा ग्रहण करना समय के सापेक्ष और बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि क्या है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से ऑनलाइन हो गया है, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग आने वाले टाइम में पहले किताब लेकर जाते थे पढ़ते हैं, आने वाले टाइम में हम लैपटॉप, वो हो ही गया है एक्चुअली, बहुत से स्कूल्स में हो गया है, तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी, जिस हिसाब से बच्चों को टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा समझने में, चीज़ों में परेशानी आती है, तो इस चक्कर में ऑनलाइन आपका कहने का मतलब ये है कि अब गांव में भी बच्चों को ऑनलाइन फोन, लैपटॉप चलाना अच्छे से आ गया, उनको परेशानी नहीं, टेक्निकली साउंड होना, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सारा बैंक एक मोबाइल में सिमट गया है। तो डिजिटली करण का दौर है, तो इसमें हर व्यक्ति को इससे परिचित होना ही चाहिए, क्योंकि आप बैंक में कहाँ लाइन लगाएंगे। बेहतर होगा कि आपको वो सामान्य जो जानकारी है, डिजिटली टेक्निकली साउंड होना है, तो उतना जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन को बहुत सरल ढंग से जी सकें। बिल्कुल सही बोला सर आपने। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि शिक्षक के अंदर क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा शिक्षक बनाए? मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि शिक्षक के अंदर सबसे पहले तो वो अपने आप को ये ग्रहण करे कि वास्तव में मैं एक शिक्षक हूँ। उसके विचारों में शिक्षक का होना चाहिए, और वही शिक्षक आइडियल होगा जो बच्चों के स्तर पे जा करके उसको सरल माध्यम से ज्ञान को ट्रांसफर कर सके बच्चे में, तभी बच्चा सुग्राह्य होगा। हाँ, भले ही वो अपने विषय का विशेषज्ञ हो, लेकिन अगर वो बच्चों में ज्ञान को ट्रांसफर न कर सके तो उसका विषय विशेषज्ञ होना सार्थक नहीं होगा। और दूसरा, टीचर, जैसे टीचर के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा व्यवहारिक नॉलेज में कि एक पुलिस वाले होते हैं जो हमारे आपके घरों में होते हैं, वो जब यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं तो
उनको उतना लोग तवज्जो नहीं देते हैं, न उनका जो इम्पैक्ट होता है बेहतर नहीं होता। लेकिन वही व्यक्ति जैसे ही वर्दी में होता है वो उसके अंदर एक पुलिस का व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक उसी तरह एक लायर होता है, जब समान यूनिफॉर्म में होता है तो उसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं दिखती है, लेकिन जब वही लायर आप गाउन पहन लेता है तो लगता है कि वो किसी चीज को डिफेंस करने जा रहा है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। और जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स सामान्य व्यक्ति की तरह व्यक्तित्व होता है हमारे आप जैसे, लेकिन जब वही डॉक्टर्स अप्रेन पहनता है और जब वो हॉस्पिटल में जाता है अपने मूल कार्यदायित्व में, तो लोगों की सोच, उसके प्रति विचार सारा बदल जाता है। डॉक्टर को भी लगता है कि मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और मेरा यही दांत हो। तो मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि जो हमारा टीचर हो, टीचर में भी इस तरह के भाव आने चाहिए। जब टीचर एक यूनिफॉर्म में होगा तो निश्चित रूप से टीचर 6 घंटे के लिए तो सोचेगा ही कि मैं वास्तव में टीचर हूँ। तो आने वाले समय में अगर इस तरह की सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो कि टीचरों का भी कोई एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड अगर लागू हो जाए तो टीचर कम से कम 6 घंटे के लिए जो ड्रेस पहनेगा उसमें वो ये अपने को महसूस करेगा कि मैं टीचर हूँ। और आम नागरिक को भी ये लगेगा, जैसे हमारे अन्य व्यक्ति हैं जो गार्जियंस हैं, गांव के लोग हैं और बाकी अन्य लोग हैं, उनको लगेगा कि वास्तव में टीचर एक आइडियल व्यक्ति है। उसका पहनावा, पोशाक और उसके विचार दोनों आइडियल है और उसका हमारे बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे शिक्षा व्यवस्था पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है जब आप उस अपने ड्रेस पे आ जाते हो। बिल्कुल सही बात। अनिल जी, जैसे मैंने मेरी कुछ अच्छे शिक्षक मित्र हैं, जान पहचान में हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आज सरकारी स्कूल में क्या परेशानी है आपको चीज़ों। तो बहुत से शिक्षकों का सबसे बड़ा एक मेनली क्वेश्चन था कि ट्रांसफ़र को लेकर के हमें बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम प्रयागराज में रहते हैं और हमको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हमको स्कूल जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, आना जाना है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये ट्रांसफ़र वालों को मतलब मैक्सिमम 10 में से 8 से 9 लोगों ने मुझे यही मुद्दा बोला। तो इस बारे में आपको मतलब ये जो ट्रांसफ़र होता है या फिर जो अपॉइंट करते हैं हम शिक्षकों को, तो वो हम किस बिहाफ पे करते हैं और ये ट्रांसफ़र को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा परिषदीय शिक्षक हैं, इनका कैडर जनपद स्तर का होता है। आने उसी जनपद में अपॉइंटमेंट होते हैं और उसी जनपद में इनकी सेवाएं होती है। लेकिन सरकार जो है इनको एक तरह से सुविधा देने के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का निर्माण किया है कि चलो अगर कोई महिला है शादी के पहले अपने जनपद में माँ बाप के घर में है, शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड दूसरे जनपद में नौकरी कर रहे हैं या दूसरे जनपद में घर है तो कम से कम वो अपने पति के घर चला जाए। दूसरा, अगर कोई टीचर अगर कहीं दूर दराज किसी जगह बहुत दिनों से पढ़ा है और उसका घर कहीं दूसरे जनपद में माता पिता रहते हैं तो वो भी अपने घर पहुँच जाए। तो एक तरह से उनको सुविधा। वास्तव में क्या है, जो हम किसी टीचर को या किसी विभाग के किसी कर्मचारी को सरकारी सेवा में जब ले आते हैं तो उसमें दूरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। दूसरा, सबसे पहले व्यक्ति ये चाहता है कि हमको पहले नौकरी मिले, नौकरी मिलता है। जब टीचर को नौकरी चाहिए तो टीचर परेशान होता है, नौकरी मिलता है, फिर वो नौकरी के बाद वो अपनी सुविधा की तरफ भागता है। वो सोचता है कि हम हमारे घर के बगल में स्कूल में हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए। लेकिन जो विभाग की जो एक सीमा है, क्योंकि यहाँ से जो 90 किलोमीटर दूर का हमारा प्राथमिक स्कूल है तो स्कूल में उस आसपास के स्थानीय घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में कोई न कोई तो टीचर भाई ही बंधु जाएगा। तो टीचर का जो ये सोच है कि ट्रांसफर मेरा होना चाहिए, ये ट्रांसफर कोई उनके अनिवार्य शर्त नहीं है। और बीच बीच में सरकार ऐसी पॉलिसी देती है और ऐसा अवसर देती है कि जिनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उनको ट्रांसफर का अवसर दिया जाता है। वो बीच बीच में स्थान बदलता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर दूर दराज के एरिया में जो स्कूल है जहाँ पे आपके ही शिक्षक भाई बंधु हैं तो उसमें उस प्रायोरिटी को नहीं रखना चाहिए। शिक्षक को एक शिक्षक के दृष्टिकोण से जहाँ पे भी अवसर मिले वहाँ पे बच्चों को जाकर के पढ़ाना चाहिए। और जब कभी अवसर मिले, आपकी परिस्थितियाँ और आपकी दशा आपके अकॉर्डिंग हो, अवसर मिले तो आप अपना ट्रांसफर का लाभ लें और अपने उचित स्थान पे जाकर के शिक्षा को और मजबूत करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने अनिल जी। बिकॉज आज के टाइम में लोग अपनी प्रायोरिटीज को ज़्यादा
आगे रखते हैं कि हमको थोड़ा सेटिस्फैक्शन या अगल बगल में चीजें हो जाए, ना कि शिक्षा को लेके। बिकॉज जैसे आपने बताया कि आप अपने गुरु का पैर छूते हैं, तो गुरु जब तक एक अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान करेगा बच्चों को, तब तक वो एक अच्छा शिक्षक नहीं। बहुत सही। दूसरी चीज मैंने अनिल जी, और मुझे एक चीज बताया मेरे मित्र ने, उन्होंने बोला कि जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है, सरकारी स्कूल्स में, कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में, बहुत सीरियसली नहीं है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी की नाक बह रही है, या फिर कभी टीचर ने सीरियसली बच्चे को डांट दिया तो उनके जो गांव के पेरेंट्स होते हैं आ जाते हैं, कैसे आपने मेरे बच्चे को ये कर लिया। तो ये जो गैप है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में, इस गैप के बीच में क्या ऐसा किया जाए कि ये गैप उनके बीच में कम हो और इस चीज को वो समझें। हाँ, बहुत अच्छा। ये इसके लिए सरकार ने भी बीच बीच में ढेर सारी ऐसे कार्यक्रम कराती है जिसमें जो पेरेंट्स हैं, जिसको हम एक तरह से पीटीएम कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो पेरेंट टीचर की मीटिंग के माध्यम से बीच बीच में जो गार्जियंस हैं उनको स्कूल में बुलाया जाता है। अच्छा। तो जो स्कूल के टीचर स्टाफ है, अगर स्कूल के टीचर स्टाफ के द्वारा ग्रामवासियों के बीच से अपने आप को अगर बेहतर से जोड़ लेंगे, इनके बीच में अगर बेहतर समन्वय होगा, तो निश्चित रूप से वहां का एटमॉस्फेयर, क्योंकि टीचर क्या होता है जो गार्जियंस को कहता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण अंचल में जो गार्जियन है वो किसान मजदूर अशिक्षित है, तो अगर टीचर का उनके साथ बेहतर समन्वय है, तालमेल है, तो गैपिंग खत्म हो जाएगी। जहां पे ये तालमेल नहीं होता है वहां पे ये गैपिंग ज्यादा दिखती है। दूसरा, टीचर के अंदर जो विल पावर है, अगर वो विल पावर बहुत अधिक है, बहुत मजबूत है, तो टीचर निश्चित रूप से उन बच्चों को मोटिवेट करके जो उनका फिजिकल सेटअप है, या ड्रेस कोड में आना, अच्छे से नहा धुल करके आना, समय से आना, ये सारी चीजों को मोटिवेशन के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। वो सारा का सारा टीचर पर डिपेंड है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गांव में जो किसान मजदूर होता है, सुबह उठ करके खेतों में काम करता है, या अपने शाम के भोजन की तलाश में बाहर निकल जाता है, तो गार्जियंस की एक मजबूरी है, क्योंकि जब तक वो अपना पेट भरने की व्यवस्था नहीं करेगा तब तक शिक्षा की तरफ ध्यान कैसे देगा। तो गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे टीचर हैं वो गार्जियंस को, जो अभिभावक हैं, उनको मोटिवेट करेंगे कि जो हम अपने यहाँ स्कूलों में शिक्षा देते हैं, कम से कम शाम को आप एक बार जरूर पूछे कि आज गुरु ने क्या पढ़ाया, आज स्कूल में आपको क्या बताया गया। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ेगी, बच्चे भी सोचेंगे मेरे माता पिता भी शिक्षा में रुचि ले रहे हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के द्वारा ये जो आपने सवाल किया, इस गैपिंग को खत्म किया जा सकता है और बच्चों को एक बेहतर रूप में ढाला जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जो होता है एक कुंभकार की तरह होता है, और जो बच्चे हैं वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं। तो जो टीचर हमारा होता है वो बच्चों को ठोक पीट करके बेहतर बनाता है। तो वो टीचर के अंदर विल पावर होना चाहिए कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरा जो कार्य एवं दायित्व है, अगर मैं उसका सही से अनुपालन करूं तो निश्चित रूप से ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को किसी भी शेप में मैं बदल सकता हूं। उदाहरण के रूप में अभी आपने इधर बीच में देखा होगा कि माघ मेला का आयोजन था, उसमें विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय के नाम से हमने एक विद्यालय संचालित किया था। वो पूरे दुनिया में एक तरह से अनोखा प्रयोग था। जैसा कि पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि ये जो विद्यालय था, जो कुंभ में जितने भी सफाई कर्मी आए थे, ये उनके बच्चे थे, और वो बच्चे 2 माह के लिए हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा अनजान व्यक्ति जो स्कूल में चला जाए, वो ये नहीं बता सकता कि ये ऐसे स्वीपर के बच्चे हैं जो पहली बार किसी विद्यालय में नामांकन कराएंगे। मैंने उनके तरीके, हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो सारा बदल दिया। संभव कैसे हुआ? जो उस स्कूल में आए हुए जो टीचर्स थे, उन्होंने 2 महीने बहुत अथक प्रयास किया। उनकी डॉक्यूमेंट्री भी है, हमारे पास पिक्चर भी है, और वो सब है। अगर कभी भी जरूरत है तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। वो एक तरह से बड़ी नजीर है, भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। दुनिया में कभी भी ऐसा कोई आयोजन हुआ होगा जहां पे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ करके सतत शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए। वो केवल और केवल ये प्रयाग की धरती है जहां पे आपको एक ऐसा अनोखा उदाहरण मिला। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही अच्छी चीज है अनिल जी। मतलब माघ मेले में इतना बड़ा, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि हमें
पता नहीं होता है। जी जी। तो ये आपके माध्यम से जो हमें पता चल रहा है, बिल्कुल हम इसकी वीडियो यूज करेंगे। अनिल जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि जो आजकल सरकारी स्कूल में वेलफेयर को लेकर के जो छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स कराते हैं, चाहे वो फूडिंग का हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो गया, कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज कराते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से एक अच्छी अवेयरनेस और कहीं ना कहीं टीचर्स, बच्चों और सबको एकजुट मिल करके एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है? ये अच्छे कैंपेन्स का फायदा हो रहा है? जी जी, ये बहुत बड़े आपने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को आपने पूछा है। हाँ। तो सरकार ने, जैसे एक छोटा सा उदाहरण से मैं शुरू करना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने पिछले दिसंबर माह में हमारे आंगन हमारे बच्चे एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे जो स्काउट गाइड इंटर कॉलेज है उसके कैंपस में, वो जनपद स्तर का कार्यक्रम है। उस पे हम लोगों ने जो हमारे ब्लॉक में रसोइयाँ हैं जी, पाक कला प्रतियोगिता जो होती है उसमें जो रसोइयाँ हैं वहाँ से जो ब्लॉक स्तर से विनर होकर के जनपद स्तर पे आती है, तो जनपद स्तर पे एक इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे जनपद स्तर के ढेर सारे ऑफिसर्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं और ढेर सारे ऐसे रसोइयाँ होती हैं जो आपस में पाक कला प्रतियोगिता करते हैं। अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि जब रसोइयों में खाना बनाने की आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो यही रसोइयों जो हमारे बच्चों को, जो जहाँ सैकड़ों बच्चे स्कूलों में रहते हैं, तो उनको एक बेहतर खाना बना करके बच्चों को पौष्टिक आहार दे सके, उससे उनके अंदर अवेयरनेस आएगा। इसके अलावा इसके माध्यम से आम जनमानस तक एक मैसेज जाएगा कि प्राथमिक स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है उसमें एमडीएम के माध्यम से सब कुछ निःशुल्क होता है। रसोइयाँ बनाने की प्रतियोगिता में जो चयनित होती हैं उसका मैसेज भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिक तक जाता है कि बच्चों को खाना बनाने के लिए विशेष प्रकार की रसोइयाँ का भी आयोजन किया जाता है। इसी तरह के जो अन्य कार्यक्रम आयोजन होते हैं वो सरकार के द्वारा ये अवगत कराया जाता है आम नागरिक को, आम जनमानस को, कि सरकार इन बच्चों के लिए जो हमारे सरकारी स्कूल में, उनको हम कितनी योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं, उनको हम क्या क्या लाभ दे रहे हैं, इनके माध्यम से हम आम जनमानस तक शासन की योजनाओं को ले जाते हैं, जिससे उनके अंदर अवेयरनेस पैदा होता है और जो भी आम गांव का व्यक्ति है, नागरिक है, वो हमारे परिषदीय विद्यालय में बच्चों के नामांकन करा करके उसका लाभ उठाता है। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जनपद प्रयागराज में लगभग 7,500 दिव्यांग बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों में नामांकित हैं। उन बच्चों को हम मेडिकल टीम के माध्यम से असेसमेंट करा करके उनको हम दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देते हैं। वो प्रमाण पत्र उस बच्चे को लाइफ टाइम हमेशा सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने में अग्रणी रहता है। साथ ही अगर कोई बच्चा हियरिंग हैंडीकैप्ड है या विजुअल हैंडीकैप्ड है या आर्थो हैंडीकैप्ड है, तो एलएमको कानपुर में यंग निर्माण की कंपनी है जो कृत्रिम यंग बनाती है। तो हम उससे टाई अप है, भारत सरकार और अपनी सरकार के बीच का टाई अप है। वो सरकार के संसाधन से वो कृत्रिम अंग लाए जाते हैं, हम उन दिव्यांग बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। और साथ ही जो बच्चों को ट्राईसाइकिल चाहिए, बैसाखी चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, हम उससे निःशुल्क देते हैं। साथ ही हम इनको स्टाइपेंड के नाम से आर्थिक मदद भी करते हैं। तो हम ये जो हमारी जो इस तरह की अवेयरनेस की सरकारी योजनाएं हैं, हम जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, इसके माध्यम से हम आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि आपके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की हुई हैं, केवल आपको जानना है और जान करके उसका लाभ लेना है। तो सर, आप इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं एक जानना चाहूँगा कि इतने सारे बिजी शेड्यूल में आप अपना दिन का कैसे शुरुआत करते हैं और मतलब क्या प्रोसेस होता है आपका? मतलब सुबह उठने से लेके सारे, मतलब कभी कोई कंप्लेन आ गई, कोई चीज़ें आ गई, तो हम चाहेंगे कि बीच में एक बार बताएं, क्योंकि मैं अब तक सुन रहा हूँ आपसे, इतना सारा काम आपने कर लिया, तो क्या शेड्यूल रहता है बीएसए आपका? बहुत ही हाईटेक शेड्यूल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से मैं किसान का बच्चा हूँ, तो निश्चित रूप से किसान सूरज के उगने से पहले उगता है। बिल्कुल, ये प्रकृति ने
पहले से बना रखा है। तो मेरे फादर भी 5:30 बजे उठाने की जो परंपरा डाली थी, स्टूडेंट लाइफ में भी वही थी, ऑफिसर में भी मैं वही रहता हूँ। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि मैं स्पोर्ट में मेरा थोड़ा रुचि है, तो मैं सुबह 5:30 बजे प्रत्येक दिन उठता हूँ और वहाँ पे हमारे कैंपस में बैडमिंटन की कोर्ट है, तो मैं हर दिन इस प्रयागराज की धरती को प्रणाम करता हूं और बैडमिंटन खेलता हूं। 2 घंटे खेलने के बाद फिर जाता हूं अपना स्नान ध्यान और जो हमारा टाइम रहता, मैं 9:30 बजे प्रातःकाल अपने ऑफिस में आके बैठता हूं। मैं टाइम का पंचुअल आदमी हूं और 9:30 बजे मैं बैठता हूं। यदि फील्ड में अगर कोई चैलेंजेज है तो हमारे हर ब्लॉक पे खंड शिक्षा अधिकारी हैं और हर ब्लॉक में 5-5 ARP हैं, तो हम उनके माध्यम से जो वहाँ की समस्या है उसका निरीक्षण परीक्षण करा लेते हैं। यदि उनके स्तर पे सॉर्ट आउट हो जाता है तो सो गुड, अगर नहीं सॉर्ट आउट होता है तो मैं तुरंत वहाँ पे जा करके खुद उस चीज़ को इनिशिएटिव करता हूँ और सीधे अपने कमांड में लेता हूँ और उसका निस्तारण करता हूँ। साथ ही जो हमारा विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, हम सबका सौभाग्य है कि अपना प्रयागराज जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ब्लॉकों वाला जनपद है। यहाँ पे कुल 24 ब्लॉक हैं। अधिकांशतः जनपदों में तो कहीं 8 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 15-16, यहाँ 24 ब्लॉक हैं। और अपने प्रयागराज का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो इतने बड़े जनपद को संभालने के लिए एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो 14 से 15 घंटा मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तभी इतने बड़े जनपद को संतुलित रूप से और संचालित कर सकता है। मैं प्रत्येक दिन 14 से 15 घंटा काम करता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं सुबह 9:30 बजे आता हूँ और रात में 9:30-10 बजे के आसपास ही वापस अपने घर को जाता हूँ। और मैं विभाग की उन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता हूँ जो हमारे सरकार की एजेंडा में है और जिससे हमारे सरकार की छवि को बेहतर रूप से प्रदर्शित किया जा सके। और मैं अपने टीचर को, अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों को वो सारी सुविधाएं, सारा संदेश समय से कन्वे करके और शिक्षा में बेहतर परिवर्तन लाने का हर दिन प्रयास करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत 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 ही अच्छा। मतलब बहुत खुशी होती है कि आप जैसे अधिकारी हमारे प्रयागराज को लीड कर रहे हैं, तभी हमारा प्रयागराज इतना आगे बढ़ रहा है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर किसी को कोई परेशानी आए, फॉर एग्जांपल चाहे वो टीचर हो या फिर बच्चे के पेरेंट्स हो, और वो अपनी परेशानी आप तक पहुंचाना चाहें, और मतलब कि जैसे उन्होंने किसी शिक्षक के माध्यम से बताया और वो बात नहीं पहुंच पा रही है, तो वो आप तक अपनी परेशानी या अपनी कंप्लेन को कैसे पहुंचाएं, उसका कोई जरिया क्या हो सकता है? जैसा कि हम अगर जनपद को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारे मुख्यालय से अगर 95 किलोमीटर दूर जो हमारा सीमावर्ती एरिया है, वहाँ पे अगर कोई आम नागरिक अपनी कंप्लेन को मेरे तक सीधे अगर पहुंचाना चाहता है तो उसके कई बेहतर माध्यम है, 3 बेहतर माध्यम। पहला माध्यम है कि जिस ब्लॉक का वो गार्जियन है उस ब्लॉक में हमारा खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको हम BEO कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे वहाँ जाकर के सीधे फिजिकली रूप से कह सकता है, बता सकता है, उसके माध्यम से भी हमारे यहाँ शिकायत आ सकती है। दूसरा, हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो CUG नंबर है वो सारे स्कूलों के दीवालों पे अंकित है। अच्छा। तो वो अपने हर ग्राम में हमारे प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, तो वो गार्जियन अगर किसी भी गांव में भी जाएगा तो वहां दीवार पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे सीधे बात करके अपनी समस्या को मुझसे सीधे अवगत करा सकता है। और तीसरा, अपने जो सरकारी कार्यालय का जो ईमेल है उसके माध्यम से भी, ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकता है, जिसे हम मेल पे निकाल करके उसकी समस्याओं को एनालिसिस करते हैं, उसका समाधान करते हैं। यदि हमारे नज़दीक का व्यक्ति है तो वह सीधे हमारे पास 9:30 बजे से और शाम जब तक मैं अवेलेबल हूँ किसी भी टाइम वो आकर के अपनी समस्याओं से मुझे कार्यालय में अवगत करा सकता है और देन एंड देयर हम उसकी समस्याओं को समाधान करने का तुरंत प्रयास करते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि समस्याओं को आप सेटल करते हैं, तो कोई एक ऐसा केस अभी तक आपका कोई यादगार जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें कि कभी एक ऐसा केस आपके पास आया हो जिसमें चीज़ों को पहुंचने में परेशानी हुई हो या चीज़ें हुई और फिर आपको पता चला और आप जाके उस चीज़ को आपने सेटल किया? क्योंकि बहुत बार आप तो जानते हैं कि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं होती रहती है, तो कोई एक ऐसा केस या किस्सा जो आप जिक्र करना चाहें? सबसे करेंटली आपको एक घटना बताना चाहूँगा। मांडा में एक विद्यालय, मांडा में विद्यालय था, तो वहाँ पे
ग्राम प्रधान के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा 2-3 बार दूरभाष पे कहा गया कि इस विद्यालय में एक टीचर है, वो इस विद्यालय में नहीं आते हैं। अच्छा। 2-3 महीने बाद कभी आते हैं और सारा साइन करके चले जाते हैं। तो 1-2 बार मैंने इग्नोर किया। फिर जब ग्राम प्रधान जी के द्वारा जब स्वयं बताया जाने लगा कि इसे एक बार आपको स्वयं देखना चाहिए, तो मैंने मॉर्निंग में 7:30 बजे, टीचर हमारा 8 बजे जाता है, मैं टीचर के निकलने से पहले ही 7:30 बजे ही निकल गया और वहाँ पे पहुँच गया। जैसे विद्यालय ओपन हुआ और मैं, क्योंकि मांडा यहाँ से काफी दूर है, इंटीरियर का विद्यालय, हालांकि वो विद्यालय जिस विद्यालय में मैं पहली बार गया वो विद्यालय रोड से बिल्कुल नजदीक का गांव का विद्यालय है और बहुत अच्छी जगह पे विद्यालय है। और वहाँ पे स्ट्रेंथ भी 237 बच्चे हैं, जहाँ पे 237 बच्चे हैं, 11 टीचर का स्टाफ है। तो वहाँ पे मैंने देखा रजिस्टर में पिछले 2-3 महीने का हस्ताक्षर नहीं था। तो हेडमास्टर्स और टीचर दोनों के बीच का आपसी समन्वय था, जिसके वजह से ये इनको इतनी छूट मिल गई थी और वो स्कूल कभी नहीं आते थे। तो मैंने उस सेम डे शाम को दोनों को, हेडमास्टर्स और उस टीचर को, दोनों को निलंबित किया। मैं किसी टीचर को दंड देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये जो मैंने कार्रवाई की, वो कार्रवाई सिर्फ यह मैसेज देने के लिए किया कि कोई भी टीचर अगर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा और शिक्षा व्यवस्था में अपनी रुचि नहीं लेगा तो वो फिर बचेगा नहीं। और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य है और हम सब लोग इन बच्चों के वजह से ही अच्छे से जीते हैं, वेतन पाते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे भी इन्हीं बच्चों के कार्यों की वजह से जो वेतन मिलता है उसी से फल फूलते हैं। तो कहीं न कहीं इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सारे लोगों का सहयोग मिले, योगदान हो, टीचर इन बच्चों के साथ विश्वासघात न करे, इस मैसेज को पूरे जनपद में प्रसारित करने के लिए मैंने ये कार्रवाई की। और ये एक छोटी सी घटना है और इस घटना के माध्यम से एक अच्छा मैसेज गया है कि हर टीचर अब अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करेगा। सर, जैसे बीच में ये एक है कि बीच में एक र्यूमर उड़ा था या फिर लोग कहते भी हैं बहुत से लोग कि कहीं ना कहीं आज भी बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे लोग कुछ पैसे दे के या घूस दे करके वहाँ पे उनको प्लेसमेंट मिल जाता है एज ए टीचर चीज़ें, और वो वहाँ पे जाते नहीं हैं और उनके बिहाफ में कोई और जाके सिग्नेचर करता है। तो ये क्या मिथ है या सच्चाई है, क्या है? नहीं, ये अब तो बिल्कुल मिथक ही रह गया है, क्योंकि हमारे सारे स्कूलों में सरकार की योजना के अंतर्गत 2 टैबलेट दिए गए हैं कि हम अपने बच्चों का और टीचरों का डिजिटली अटेंडेंस लें। अच्छा। तो आज के दौर में जब हमारा डिजिटलीकरण का दौर है, तो इस दौर में कोई भी टीचर अपने स्थान पे दूसरे टीचर को नहीं रख सकता, और कोई भी टीचर अगर गायब है तो हम अटेंडेंस के माध्यम से उसे हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रॉक्सी के अंतर्गत एक व्यवस्था है कि यदि कोई टीचर अपने स्थान पे किसी दूसरे टीचर से अगर पढ़वाता है, यदि वो पकड़ा गया, तो सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के अंतर्गत उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रोविजन है, क्योंकि वो सीधे तौर पे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के एक्ट का उल्लंघन करता है। तो ऐसा अब नहीं है, वो सब पुरानी बातें हो गई होंगी, क्योंकि आज का दौर बिल्कुल पारदर्शी है। हर व्यक्ति है, अगर किसी के स्थान पे कोई दूसरा है तो उस स्कूल का टीचर ही बता देगा कि ये मास्टर साहब है। तो वो चीजें जो आम पब्लिक में बातें हैं, वो आज का दौर नहीं है। अब टीचर स्कूल में जाता है और शैक्षिक कार्यों में अपना योगदान देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। एक चीज मैं पूछूंगा कि जो बच्चे और उनके माता पिता हैं, उनको आप क्या एक ऐसा मैसेज देंगे जिससे उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले और माता पिता अपने बच्चे को एक शिक्षा दें कि जिससे वो सरकारी स्कूल को लेकर के, जैसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना, मम्मी मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल दो, कि जिससे माता पिता उनको ये बता सकें कि नहीं बेटा, कहीं ना कहीं आप सरकारी स्कूल में भी वो चीज़ें, जैसे आपने पहले ही बताई कि आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें सरकारी होने वाली, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को और बच्चों को? मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारे गार्जियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, कि जो हमारा स्कूल है
एक तो कायाकल्प के माध्यम से उसका भौतिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, साथ ही शिक्षा की नई तकनीकी के माध्यम से हमारे प्राथमिक स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लग रहे हैं और कंप्यूटर लैब लग रहे हैं, आईसीटी लैब लगाए जा रहे हैं। तो जब हम शिक्षा की मूल व्यवस्था से अपने विद्यालय को संवार रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल जैसे तथा पीएम श्री स्कूल जैसे जो नए मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो ये सरकारी स्कूल है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। और जो गांव में रहने वाले जो हमारे गार्जियंस हैं, उनके लिए ये सौभाग्य है कि उनके हर गांव में, जो गार्जियन जहाँ पे रहता है, हर गांव में हमारे परिषदीय स्कूल है। तो वो परिषदीय स्कूल जो उस गांव की वास्तविक तस्वीर है, वो अपने बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से अगर हमारे सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो निश्चित रूप से वो कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के सापेक्ष में उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी और वो भी शिक्षा निःशुल्क मिलेगी, साथ ही उसी गाँव में मिलेगी, स्थानीय स्तर पर मिलेगी, जिससे उनको अन्य किसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा इन आम नागरिक को, ये जो हमारे लोग हैं, कि निश्चित रूप से जो हमारे परिषदीय स्कूलों में जो शिक्षक है वो त्रिस्तरीय परीक्षा पास करके आता है और वो वेल एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है, उसके पास बहुत ज्ञान है। बस टीचर्स और गार्जियंस के बीच का जो समन्वय होगा, अगर वो बेहतर होगा तो निश्चित रूप से बच्चों की जो तस्वीर हम कल्पना कर रहे हैं वो तस्वीर उभर करके सामने आएगी। सर, आपने तो मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए योजनाएं हैं, सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार ने निकाली है। तो सरकार ने क्या उन लोगों के लिए भी योजना निकाली है जो 15 साल से ऊपर हो या फिर जो सीनियर्स होते हैं? जैसे कि आज के टाइम में मैं देखता हूँ घर पे जो काम करने वाली होती हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा रहती है कि वो भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले। और जिस हिसाब से डिजिटल टाइम हो गया है, तो पहले के टाइम में अंगूठा चलता था, बट आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि सिग्नेचर कर लें या बेसिक उनके अंदर इतनी शिक्षा हो कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो उनके लिए कुछ सरकार ने ऐसी योजना लोगों के लिए निकाली है कुछ? जी जी जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि बच्चे तो पढ़े ही जी, और जो लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, उनको शिक्षा न ग्रहण कर पाने का मलाल हो, तो इस योजना के लिए नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा। जैसा कि ये पुराना कार्यक्रम था, लेकिन आप वर्तमान में एक उल्लास ऐप के माध्यम से सारे जनपदों में ऐसे व्यक्ति जो 15 वर्ष से ज्यादा उम्र का हो, उसको उल्लास ऐप के माध्यम से हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उस पर रजिस्टर्ड करते हैं और उसको जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो हमारे स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और टीचर हैं, उनको एज ए वॉलंटियर के रूप में तैयार किया जाता है। और जो असाक्षर व्यक्ति है वो गांव का ही रहने वाला है, हाँ। तो वो उसी स्कूल में उनको अलग से साक्षरता की शिक्षा दी जाती है, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान। उसका मूल उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में जो व्यवहारिक समस्या है, उस समस्याओं से उसे राहत मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है, हाँ। तो ये अगर जब वो शिक्षित होगा तभी जान पाएगा कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ को जाएगी, ये बस कहाँ से कहाँ को जाएगी। अगर मैं अभी मुझे बनारस पहुंचना है तो अभी कितने किलोमीटर बनारस, तो इस चीज को व्यक्तिगत जीवन में वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके, इस नव भारत साक्षरता अभियान के द्वारा उन लोगों को जो 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जैसा कि आप घर में हाउस टेकर है या अन्य किसान मजदूर है, तो उनके लिए भी साक्षरता का कार्यक्रम लागू है और वो नव भारत साक्षरता में अपने को नामांकित करके शिक्षित हो सकता है। अगर वो साक्षर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर की जो झिझक है वो खत्म हो जाएगी और अंगूठा का समय तो खत्म हो गया। अब वो पेन की ताकत से वो लोगों को बता भी सकता है, समझा भी सकता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी हिचकिचाहट होती है आज के टाइम। मैं आपसे एक फाइनल प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम एक रैपिड फायर शुरू करेंगे। अभी जो हमारे माननीय योगी जी हैं, उन्होंने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है टीचर्स के लिए, तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जैसा कि दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक राज्य संवर्ग का होता है और हमारा परिषदीय संवर्ग है। तो जो हमारा परिषदीय शिक्षक हैं वो पूर्णतः सरकारी उपक्रम के अंतर्गत नहीं आते। हालांकि उनको सरकार से ही राजकोष से ही वेतन मिलता है। तो राजकीय संवर्ग को तो मेडिकल रिम्बर्समेंट का पहले से व्यवस्था है, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है अपने उन लाखों परिषदीय टीचरों को कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट की जो सुविधा है, चिकित्सीय जो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वो हमारे परिषदीय स्कूल में जो टीचर हैं उन टीचरों को भी मिलेगा। और वही सुविधा जो राजकीय संवर्ग के टीचर को मिलता है, ठीक वही सुविधा है हमारे परिषदीय टीचरों को भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो ये लाखों टीचर परिषदीय है उनमें बहुत बड़ा उत्साह है और अपने सरकार के प्रति बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा पहल है इनकी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने दिनों बाद कम से कम बेसिक के टीचरों को भी इस लाभ के मूल धारा में लाके जोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। तो सर फाइनली आपने इतना सब कुछ बताया, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जो उनके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं उनके प्रश्न चलते रहते हैं कि जैसे कि ये जानना है वो जानना है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपके उत्तर मिल गए होंगे। तो हम आते हैं एक रैपिड फायर में। रैपिड फायर एक क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक लाइन में आंसर देना है सर। तो गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल में अगर एक लाइन में उसको डिफरेंस करना हो तो आप क्या बोलेंगे? ग्लैमर का अंतर है। बेसिक और जो हमारा परिषदीय स्कूल है और जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, केवल ग्लैमर का अंतर है। बाकी सारी चीजें परिषदीय स्कूल में बेहतर है। हाँ, ग्लैमर की तरफ लोग भागते हैं और बाकी तो सब। बिल्कुल सही बात है, ग्लैमर। दूसरा है सर हमारा कि बेस्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्रयागराज के स्टूडेंट्स को आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट हो? मैं अपने जो स्टूडेंट हैं, साथ ही गार्जियन हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा सबसे सशक्त और सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है जिस पे चल करके कोई भी व्यक्ति दुनिया की किसी भी हद तक जा सकता है, दुनिया का कुछ भी हासिल कर सकता है। तो चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल की शिक्षा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की शिक्षा हो, बट हर व्यक्ति को शिक्षा, बेहतर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा ग्रहण करा देगा, बेहतर शिक्षा देने में सफल होगा, तो निश्चित रूप से वो उस परिवार के लिए, उस ग्राम के लिए, उस राज्य के लिए और उस देश के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वही बच्चा आगे चल करके देश का एक बेहतर नागरिक बन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज़ जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को एडुकेशन में ज़रूर करानी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर बेहतर शिक्षा व्यक्ति तभी ग्रहण कर सकता है जब उसका फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी हो। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को किसी न किसी गेम से या अन्य एक्टिविटी से भी जोड़ा रखना चाहिए। एक तो मैं भी खुद आज भी खेल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूं। तो हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ अन्य कल्चरल गतिविधि या स्पोर्ट की गतिविधियों में जोड़े रखना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से परफेक्ट स्कूल कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्कूल का आशय है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे शिक्षण की एटमॉस्फेयर, जो शिक्षा देने का एटमॉस्फेयर बेहतर हो। केवल शिक्षा ही नहीं, बच्चे के संपूर्ण होलिस्टिक विकास का वातावरण हो, ऐसा स्कूल आदर्श स्कूल कहलाएगा। चाहे वो स्पोर्ट के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और अन्य पहलुओं पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, वही विद्यालय आदर्श विद्यालय करो। सर हमारे रेडियो अड्डा पे आकर के आपको कैसा लगा, और हम चाहेंगे कि आप हमारे रेडियो अड्डा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रेडियो अड्डा भी एक एंटरटेनमेंट का अड्डा है। उसके साथ साथ हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे आरजे की ट्रेनिंग देते हैं, एंकर बनाते हैं, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं, उनकी
कैमरा, टेक्निकल सारी चीजें सिखाते हैं, तो हमारे रेडियो अड्डा के बारे में आपके क्या कहना है? एक शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको और आपकी पूरी इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं, ये मतलब कम समय में करोड़ों लोगों के बीच में किसी भी व्यक्ति के विचार, उसकी सोच और उसके जो आइडियाज़ हैं वो जाते हैं, और ये व्यक्ति ही नहीं, समाज को बदलने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। रेडियो अड्डा ने जो अपना ये मिशन स्टार्ट किया है, इस मिशन में वो बहुत ऐसे लोग होंगे जो जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बदलने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रखा है। और निश्चित रूप से रेडियो अड्डा इसके लिए बधाई का पात्र है, क्योंकि आप लोगों की सोच, लोगों का व्यक्तित्व और देश को बदलने की एक नया रास्ता चुना है, और ये रास्ता निश्चित रूप से डिजिटल दुनिया के प्लेटफॉर्म में एक ऊंचाई को जरूर छुएगा। आने वाला भविष्य इसी प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार होगा, और इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ करके एक नई तस्वीर खींचेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रेडियो अड्डा में आए, और आपके आने से हम लोग शिक्षित हो गए, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना ज्ञान की कमी थी। और बहुत बहुत खुशी हुई सर कि आप हमारे रेडियो अड्डा के शो में आए, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये जो ज्ञान भरी बातें और मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और मैंने जो आपके बीच में आकर के संदेश दिया, शायद ये मेरे जीवन का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कम से कम इसी बहाने आप लोगों से जुड़ करके आम पब्लिक तक मैं पहुंच सका, और मैं इस धरती को पूर्ण प्रणाम करता हूं। आज हम ये इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं, और बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए इंसान के साथ, यहीं बोले तो रेडियो अड्डा पे। रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, और स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग पॉडकास्ट शो।